स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। मून के साउथ पोल पर अपना झंडा लहराने के 10 दिनों के अंदर ही इसरो ने एक और नया मुकाम हासिल कर लिया। 2 सितंबर 2023 को 11 बजे इसरो के श्रीहरिकोटा लॉन्चिंग सेंटर से आदित्य L1 को लॉन्च किया गया। ये इंडिया का पहला सोलर मिशन है। सोलर मिशन यानी सूरज की स्टडी के लिए शुरू हुआ मिशन। लॉन्चिंग के ठीक 127 दिनों बाद आदित्य L1 अपने पॉइंट L1 तक पहुंचेगा। इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद आदित्य L1 इसरो के पास डेटा भेजना शुरू कर देगा। आदित्य L1 की सक्सेसफुल लॉन्चिंग के साथ इंडिया उन कुछ चुनिंदा देशों के क्लब में शामिल हो गया है जिन्होंने अब तक सन की स्टडी के लिए सोलर मिशन लॉन्च किया है। पिछले कुछ सालों में सोलर मिशंस की संख्या काफी तेजी से इंक्रीज हुई है। लगभग वो सभी देश जो स्पेस में अपनी इंपैक्टफुल प्रेजेंस शो कराते हैं, सबने सोलर मिशंस पर ज्यादा जोर देना शुरू कर दिया है। तो क्वेश्चन ये आता है कि ऐसा क्यों? क्यों सोलर मिशंस को लेकर स्पेस एजेंसीज के बीच रेस लगी हुई है? अब तक कौन कौन से देश सोलर मिशंस सक्सेसफुली लॉन्च कर पाए हैं? और क्या है आदित्य L1 मिशन? इंडिया को इससे क्या फायदा होगा? इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आज के एपिसोड में। वेलकम टू स्टडी IQ। आप देख रहे हैं जियो पल्स। आपके साथ मैं हूं शिवानी। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आदित्य L1 है क्या। आदित्य L1 फर्स्ट स्पेस बेस्ड इंडियन मिशन है जो सन की स्टडी करेगा। अब बड़ा सवाल यह है कि कैसे? सन के टेम्परेचर और हीट के बारे में तो हम सब ने बचपन से खूब पढ़ा है। तो फिर जब चंद्रयान 3 के मून पर उतरने के ठीक बाद सोलर मिशन का अनाउंस इसरो ने किया तो सवाल यही मन में आया कि यह स्पेसक्राफ्ट जाएगा कहां? सन पर तो जा पाना फिलहाल पॉसिबल नहीं है। तो इस सवाल का जवाब भी मिला इसरो से ही। आदित्य L1 को लैग्रेंज पॉइंट 1 में प्लेस किया जाएगा। ये लैग्रेंज पॉइंट 1 या L1 है क्या? हम सब जानते हैं कि सन की अपनी ग्रेविटी है और अर्थ की अपनी ग्रेविटी, जिसके जरिए ये दूसरी चीजों को अपनी ओर खींचते हैं। तो स्पेस में वो प्लेस जहां पर इन सन और अर्थ की ग्रेविटी आपस में टकराती है, या ये कहें कि वो पॉइंट जहां अर्थ की ग्रेविटी खत्म होती है और सन की शुरू होती है, उस पॉइंट को लैग्रेंज पॉइंट कहते हैं। ये एक फिक्स पॉइंट होता है जहां सन और अर्थ दोनों की ग्रेविटी एक दूसरे को बैलेंस करती है। यानी अगर इस फिक्स पॉइंट पर कोई चीज रखी जाए तो उसे न सन अपनी ओर खींचेगा ना ही अर्थ। इन पॉइंट्स का नाम मैथमेटिशियन जोसेफ लुई लैग्रेंज के नाम पर रखा गया है। बिटवीन अर्थ एंड सन कुल 5 लैग्रेंज पॉइंट हैं। इन्हें L1, L2, L3, L4 और L5 कहते हैं। आदित्य L1 लैग्रेंज पॉइंट 1 के अराउंड होलो ऑर्बिट में चक्कर लगाता रहेगा, इसीलिए इसका नाम भी आदित्य L1 है। आदित्य का मतलब होता है सूर्य यानी सन। L1 यानी लैग्रेंज पॉइंट 1। L1 पॉइंट अर्थ से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर है, जबकि सन से अर्थ की दूरी है 15 करोड़ किलोमीटर। यानी आदित्य L1 को जिस जगह पर प्लेस किया जाएगा वो प्लेस अर्थ और सन की दूरी का 100वां हिस्सा है। यहाँ आदित्य L1 को प्लेस करने का एक बेनिफिट ये भी है कि जिस हेलो ऑर्बिट में इसे प्लेस किया जाएगा वहाँ सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स के बीच में नहीं आएगा। यानी आदित्य L1 और सन के बीच में कुछ नहीं होगा। इस स्पेसक्राफ्ट का फेस सन की ओर होगा और ये लगातार सन को स्टडी करता रहेगा। इसका फायदा ये होगा कि रियल टाइम में सोलर एक्टिविटीज और स्पेस वेदर में हो रहे चेंजेस के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा सकेगी। बट अब यहाँ ये क्वेश्चन है कि इस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने का फायदा क्या है? आखिर आदित्य L1 से क्या क्या उम्मीदें हैं, क्या फायदे हैं और इस मिशन की क्या खास बातें हैं? सबसे पहला सवाल, वाई स्टडी सन? जैसा कि हम सब जानते हैं, सन इज द नियरेस्ट स्टार एंड द लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट इन द सोलर सिस्टम। यह सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट भी है। सन की एज 4.5 बिलियन ईयर्स के अराउंड है। इसके सेंटर में हाइड्रोजन और हीलियम है। इसके कोर का टेम्परेचर करीब 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक होता है। सन से जो एनर्जी आती है वो अर्थ के साथ साथ पूरे सोलर सिस्टम के लिए एनर्जी सोर्स होता है। इसके अलावा सन बहुत ही डायनेमिक स्टार है और जितना हम इसके बारे में देख और समझ पाते हैं उससे बहुत ज्यादा। इसमें ढेर सारे न्यूक्लियर फ्यूजन्स होते रहते हैं, सेवरल इरप्टिव फिनोमिना भी, जिससे इमेंस अमाउंट ऑफ एनर्जी सोलर सिस्टम में फ्लो होती है। अगर इस तरह के एक्सप्लोसिव सोलर फिनोमिना
अर्थ के डायरेक्शन में हो तो फिर ये अर्थ स्पेस एनवायरनमेंट के लिए काफी डिस्टर्बेंस ला सकता है, जो वेरियस स्पेसक्राफ्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम को इफेक्ट कर सकती है। इससे बचाव के लिए अर्ली वार्निंग जरूरी है, इसलिए इनके बारे में स्टडी भी बहुत जरूरी हो जाती है। इसके अलावा बहुत सारी सोलर एक्टिविटीज है, जैसे सोलर फ्लेयर, कोरोनल मास इजेक्शन और सोलर स्टॉर्म, जिनमें बहुत ही भारी मात्रा में विस्फोट होते रहते हैं और बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है, जो कि अर्थ या अर्थ स्पेस एनवायरनमेंट को बुरी तरह से प्रभावित कर सकती है। जैसे सोलर स्टॉर्म की वजह से वायरलेस कम्युनिकेशन, जीपीएस, फोन सर्विस, एयरलाइंस ऑपरेशन वगैरह इंटरप्ट होते रहते हैं। इसके अलावा स्पेस में घूम रहे सैटेलाइट, स्पेसक्राफ्ट या एस्ट्रोनॉट्स को प्रभावित कर सकती है। इनके बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन या स्टडी अवेलेबल नहीं है, इसलिए स्पेस एजेंसियां इनके बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने की कोशिशों में लगातार लगी हुई हैं। साथ ही सन पर बहुत सारे थर्मल और मैग्नेटिक फिनोमेना ऐसे भी होते हैं जो एक्सट्रीम नेचर के होते हैं। ऐसे फिनोमेनास को डायरेक्टली लैब में नहीं स्टडी किया जा सकता। इनकी स्टडी के लिए सन ही सबसे बेस्ट नेचुरल लैब है। इसके अलावा चूंकि सन हमारा नियरेस्ट स्टार है, इसलिए सन के बारे में ज्यादा से ज्यादा स्टडी कर हम मिल्की वे के अदर स्टार्स या अदर गैलेक्सीज के वेरियस स्टार्स के बारे में जान सकते हैं। आदित्य L1 की मेजर साइंस ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, वो भी समझ लेते हैं। अंडरस्टैंडिंग द कोरोनल हीटिंग एंड सोलर विंड एक्सेलरेशन, अंडरस्टैंडिंग इनिशिएशन ऑफ कोरोनल मास इजेक्शंस, flares and near Earth space weather. To understand solar wind distribution and temperature anisotropy. ये तो हो गई इंडिया के पहले मिशन आदित्य L1 की कहानी। लेकिन अगर ग्लोबली देखें तो ये पहला मिशन नहीं है। अब तक यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जापान और चाइना समेत कई कंट्रीज की स्पेस एजेंसीज सोलर मिशन लॉन्च कर चुकी हैं। एक नजर डालते हैं अब तक के प्रमुख सोलर मिशंस पर। सबसे पहले बात नासा की। अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा ने अगस्त 2018 में पार्कर सोलर प्रोब लॉन्च किया था, जिसे अब तक का सबसे सक्सेसफुल सोलर मिशन माना जाता है। दिसंबर 2021 में नासा ने अनाउंस किया कि पार्कर सोलर प्रोब सन के अपर एटमॉस्फेयर से होकर गुजरा था, जिसे कोरोना कहा जाता है। पार्कर सोलर प्रोब ने कोरोना से मैग्नेटिक फील्ड्स और पार्टिकल्स के सैंपल्स लिए थे। नासा की वेबसाइट के मुताबिक ये पहली बार था जब किसी स्पेसक्राफ्ट ने सन को टच किया। पार्कर सोलर प्रोब के अलावा यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर नासा ने फरवरी 2020 में एक सोलर ऑर्बिटर लॉन्च किया, ताकि ये पता लगाया जा सके कि कैसे सन ने पूरे सोलर सिस्टम को क्रिएट किया और कैसे कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहे स्पेस एनवायरनमेंट को कंट्रोल किए हुए है। इसके अलावा नासा अगस्त 1997 में एडवांस्ड कंपोजिशन एक्सप्लोरर, अक्टूबर 2006 में सोलर टेरेस्ट्रियल रिलेशंस ऑब्जर्वेटरी, फरवरी 2010 में सोलर डायनेमिक्स ऑब्जर्वेटरी और जून 2013 में इंटरफेस रीजन इमेजिंग स्पेक्ट्रोग्राफ लॉन्च कर चुका है। इसके अलावा दिसंबर 1995 में नासा, एसा और जाक्सा यानी जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी ने जॉइंटली सोलर एंड हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी लॉन्च किया था, जो कि अभी भी ऑपरेशनल है। सोहो का मेन ऑब्जेक्टिव सन की इंटीरियर और आउटर एटमॉस्फेयर और सोलर विंड को स्टडी करना था। इसने बहुत सारी इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज की, जैसे सोलर साइकिल, स्टडी ऑफ कोरोनल होल्स, द सोलर फ्लेयर्स ऑब्जर्वेशंस एंड कोरोनल मास इजेक्शंस वगैरह वगैरह। अमेरिका के बाद अब बात जापान की। जापानीज स्पेस एजेंसी जाक्सा ने 1981 में अपना पहला सोलर ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट हिंटोरी लॉन्च किया। इसका ऑब्जेक्टिव था सोलर फ्लेयर्स को स्टडी करना। इसके अलावा जाक्सा ने 1991 में सोलर मिशन योको लॉन्च किया था, जिसे सोलर ए कहते हैं। 1995 में नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर सोहो सोलर मिशन लॉन्च किया गया। 1998 में नासा के साथ मिलकर ट्रांजिट रीजन एंड कोरोनल एक्सप्लोरर लॉन्च किया। 2006 में योको के सक्सेसर के तौर पर हिनोडे को लॉन्च किया गया, जिसे सोलर बी कहते हैं। हिनोडे का मेन ऑब्जेक्टिव सन के मैग्नेटिक फील्ड और सोलर एटमॉस्फेयर पर उसके इन्फ्लुएंस को स्टडी करना था। हिनोडे ने काफी इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज की, जैसे कि सन के मैग्नेटिक डायनामो का ऑब्जर्वेशन और सोलर मैग्नेटिक फील्ड और सोलर विंड्स के बीच का इंटरैक्शन। अमेरिका, जापान के अलावा यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने भी सन की स्टडी के लिए कई सोलर मिशंस लॉन्च किए हैं। अक्टूबर 1990 में यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने सन के पोल्स के ऊपर और नीचे के स्पेस एनवायरनमेंट की स्टडी के लिए यूलिसिस सोलर मिशन लॉन्च किया।
फरवरी 2020 में यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने नासा की मदद से सोलर ऑर्बिटर को लॉन्च किया। इसके 7 साल तक काम करते रहने की उम्मीद है। मार्च 2022 में यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने एक वीडियो जारी किया जिसे सोलर ऑर्बिटर ने सन और अर्थ के बीच की दूरी के 1/3 से बनाया है। स्पेस एजेंसी के मुताबिक ये सन के साउथ पोल से लिया गया है। एजेंसी के मुताबिक ये पहला सैटेलाइट है जो सन के पोलर एरियाज की क्लोजअप फोटोज देगा और सोलर स्टॉर्म बनने के प्रोसेस को करीब से स्टडी करने में मदद करेगा। नासा और जाक्सा के साथ जॉइंट मिशन के अलावा यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने अक्टूबर 2001 में प्रोबा 2 लॉन्च किया। इसके अलावा यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने 2024 में प्रोबा 3 और 25 में स्माइल सोलर मिशंस शेड्यूल कर रखे हैं। आखिर में बात चाइना की। अक्टूबर 2022 में चाइना ने सोलर ऑब्जर्वेटरी कोफू 1 लॉन्च किया था। ये ऑब्जर्वेटरी अर्थ से करीब से 720 किलोमीटर की दूरी पर प्लेस किया गया है। चाइनीज मीडिया के मुताबिक कोफू 1 को सोलर मैग्नेटिक फील्ड, सोलर फ्लेयर्स और कोरोनल मास इजेक्शंस की स्टडी के लिए लॉन्च किया गया है। यानी इस तरह से देखा जाए तो सोलर मिशंस के लिए अलग अलग देशों की स्पेस एजेंसीज में रेस सी लगी हुई है। इसके पीछे रीजंस भी क्लियर हैं। धरती पर रहने वाले सभी लोग सूरज पर डिपेंडेंट है। मौसम से लेकर टेक्नोलॉजी तक सब सूरज से ही कंट्रोल होता है। धरती के ऊपर यानी स्पेस में भी जो स्पेसक्राफ्ट या सैटेलाइट हैं, वो भी सन पर ही डिपेंडेंट हैं। स्पेस वेदर में होने वाले चेंजेस, कोरोनल मास इजेक्शंस, सोलर स्टॉर्म, सोलर फ्लेयर्स, इन सब का अर्थ स्पेस एनवायरनमेंट में बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। ऐसे में जिसके पास सूरज के बारे में जितनी ज्यादा जानकारी होगी, उसे उतना ही ज्यादा फायदा भी होगा। उसके पास आने वाली दिक्कतों, परेशानियों का सामना करने के लिए उतना ही ज्यादा वक्त मिलेगा। इसलिए जो भी स्पेस एजेंसीज स्पेस में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहती हैं, वो सोलर मिशंस को प्रायोरिटी पर रख रही हैं। फिलहाल आज के जियो पल्स में इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें जरूर बताइए। नेक्स्ट एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।